हे गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं मूवीस्ट। आज मैं 2014 की साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म प्रीडेस्टिनेशन को एक्सप्लेन करने वाला हूं। इस फिल्म को माइकल और पीटर स्पिरिग ने डायरेक्ट किया था, जिन्हें लोग द स्पिरिग ब्रदर्स भी कहते हैं। और इस फिल्म को 7.5 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली थी। इस फिल्म में एक टाइम ट्रैवलिंग एजेंट को उसके आखिरी असाइनमेंट के रूप में एक मिशन दिया जाता है, जिसमें उसे टाइम में पीछे जाकर 1975 न्यूयॉर्क में एक बॉम्ब अटैक को रोकना है, जो कि बाद में जाके एक बियॉन्ड इमेजिनेशन पॉसिबिलिटी साबित होती है। तो अगर आपको इस फिल्म की पूरी कहानी जाननी है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि एक टाइम ट्रैवलिंग एजेंट होता है, और वो एक बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था कि तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है जो कि उसे रोकने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर फायर करना शुरू कर देते हैं। इसके बावजूद वो एजेंट वापस उस बॉम्ब के पास पहुंचने पर कामयाब हो जाता है, लेकिन वो उस बॉम्ब को डिफ्यूज नहीं कर पाता और वो बॉम्ब फट जाता है, जो कि उस एजेंट का चेहरा भी जला देता है। तभी वहां पर कोई आके उस एजेंट को उसका टाइम ट्रैवल डिवाइस देता है, जिसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता। वो एजेंट उस डिवाइस की मदद से वापस फ्यूचर में एक हॉस्पिटल में चला जाता है। जब उस हॉस्पिटल में उस एजेंट का चेहरा ठीक हो रहा होता है, और उसके जरिए हमें ये भी पता चलता है कि वो एक टाइम ट्रैवलिंग एजेंट है और उसका मिशन 1975 में न्यूयॉर्क में एक आदमी को रोकना था, जिसे लोग फिजल बॉम्बर के नाम से जानते हैं, जो कि एक टेररिस्ट होता है और वो एक बॉम्ब के जरिए कई सारे लोगों को मारने वाला था। जिसके बाद जब वो एजेंट ठीक हो जाता है तो उसे उसका बॉस मिस्टर रॉबर्टसन उसका आखिरी मिशन देता है। वो मिशन क्या था वो हमें आगे पता चलेगा। जिसके बाद वो एजेंट अपने टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस के जरिए वापस 1970s न्यूयॉर्क में जाता है और वहां पर एक बार में एज ए बारटेंडर काम करने लगता है। एक दिन वो उस बार में आए एक कस्टमर से बातें करना शुरू कर देता है। वो कस्टमर उस एजेंट को बताता है कि वो एक राइटर है और वो अपने आर्टिकल्स अपने पेन नेम द अनमैरिड मदर के अंडर लिखता है। जिसके बाद वो एजेंट उससे पूछता है कि तुमने अपना पेन नेम द अनमैरिड मदर ही क्यों रखा। तो वो कस्टमर कहता है कि इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। जिसके बाद वो कस्टमर उस एजेंट को अपनी लाइफ की कहानी सुनाने लगता है कि जब वो पैदा हुआ था तो वो दरअसल एक लड़की थी और उसका नाम जेन था। वो एक अनाथालय में ही बड़ी हुई थी। वो पढ़ने लिखने में तो अच्छी थी, लेकिन वहाँ के माहौल में वो कभी ठीक से फिट नहीं हुई। जेन ने बड़े होने पर ये डिसाइड किया था कि अगर उसका कोई बच्चा होगा तो वो उसे एक अच्छी फैमिली में बड़ा करना चाहेगी, लेकिन उसकी तो कोई फैमिली थी ही नहीं, इसलिए वो रिलेशनशिप से दूर ही रहती थी। वो पढ़ने में तो अच्छी थी ही, इसलिए उसने एक स्पेस कॉर्प नाम के प्रोग्राम में अप्लाई किया, जिसमें वो लड़कियों को स्पेस में जाने का मौका देते हैं। और जेन ने उनकी हर टेस्ट पास कर ली थी, लेकिन इसके बावजूद जेन को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया उसकी एक मेडिकल कंडीशन की वजह से। और इस कंडीशन के बारे में जेन को इससे पहले बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन स्पेस कॉर्प वालों के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और वहां पर काम कर रहे रॉबर्टसन नाम के एक आदमी के लिए भी। इसके बाद जेन थोड़ी नाराज हुई, लेकिन उसके बाद वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई। ईयर 1963 में जेन एक आदमी से मिलती है जिसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता। वो दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं और वो आदमी जेन से कहता है कि वो यहाँ पर किसी का इंतजार कर रहा है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बार बार मिलने लगते हैं और इवेंचुअली एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन एक दिन अचानक वो आदमी जेन को छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद जेन डिप्रेस हो जाती है। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद रॉबर्टसन जेन से मिलने आता है, जो कि स्पेस कॉर्प के लिए काम करता है। वो जेन को बताता है कि स्पेस कॉर्प एक्चुअल में एक टेम्पोरल एजेंसी का हिस्सा है और वो लोग जेन को वापस रिक्रूट करना चाहते हैं, लेकिन स्पेस कॉर्प वाले फिर से जेन को निकाल देते हैं, क्योंकि कुछ टेस्ट करने के बाद उनको पता चलता है कि जेन प्रेग्नेंट है, जो कि ऑब्वियसली उस आदमी का बच्चा था जिसके साथ जेन रिलेशनशिप में थी। लेकिन जेन उस बच्चे को एक्सेप्ट कर लेती है और वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगती है। जब 9 महीने बाद जेन की डिलीवरी होती है तो डॉक्टर सीजरियन की प्रोसेस से बच्चे को सक्सेसफुली डिलीवर तो कर देते हैं, लेकिन उसके बाद डॉक्टर्स जेन को बताते हैं कि उसकी डिलीवरी करते वक्त उनको पता चला कि जेन एक इंटरसेक्स है।
है। मतलब जेन के अंदर मेल और फीमेल दोनों के सेक्स ऑर्गन्स हैं और डॉक्टर्स को उसकी डिलीवरी करते वक्त कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी, इसलिए उनको जेन के फीमेल ऑर्गन्स निकालने पड़े, जिसके बाद जेन को मजबूरी में जेंडर रीअसाइनमेंट प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और उसके बाद वो एक आदमी की लाइफ जीने का फैसला करती है। लेकिन नहले पे दहला एक दिन एक अनजान आदमी उसका बच्चा भी चुरा लेता है और तब से जेन, जो कि अब जॉन है, वो अपनी इस कड़वी लाइफ को द अनमैरिड मदर के नाम से फिक्शन राइटिंग करते हुए गुजार रहा है। वो बारटेंडर, जो कि एक्चुअल में एक एजेंट था, वो जॉन की इस कहानी को सुनकर कहता है कि वो उसे टाइम में पीछे ले जा सकता है, उस वक्त में जब जेन उस आदमी से मिली थी जिसने बाद में उसे छोड़कर उसकी लाइफ बर्बाद कर दी थी, और वो उस आदमी को मारकर जेन की लाइफ का बदला ले सकता है, जो कि टेक्निकली उसी की लाइफ थी। लेकिन बदले में जॉन को उस एजेंट की जगह लेनी होगी जब तक वो चाहे, जिसके बाद जॉन थोड़ा सोच विचार करता है और मान जाता है, जिसके बाद वो एजेंट जॉन को अपनी टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस दिखाता है और फिर वो दोनों उसकी मदद से 1963 में वापस चले जाते हैं, जब जेन उस आदमी से पहली बार मिली थी, क्योंकि जॉन चाहता था कि वो उसके लवर को उसी दिन मारे जब वो उससे पहली बार मिला था। जब वो वहां पर उस आदमी का इंतजार कर रहे होते हैं तो जॉन इवेंचुअली जेन के सामने आ जाता है और जब वो दोनों बातें करना शुरू करते हैं तो जॉन जेन से कहता है कि वो वहां पर किसी का इंतजार कर रहा है। तब जॉन को रियलाइज होता है कि जेन का लवर और कोई नहीं बल्कि वो खुद है और उन दोनों से जो बच्चा होता है उसे बाद में वो एजेंट चुरा लेता है और टाइम में पीछे जाकर 1945 यानी कि 18 साल पीछे एक अनाथ आश्रम में छोड़ देता है। मतलब जेन, जॉन और उनका बच्चा दरअसल एक ही इंसान थे, जो कि प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स का नतीजा है। जिसके बाद वो एजेंट वापस 1975 न्यूयॉर्क में जाता है, जहाँ पर वो उसी की मदद करता है उसे उसकी टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस देके, जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। जिसके बाद वो वापस 1963 में आता है, जब उसने वहां पर जॉन को छोड़ा था उसके कुछ महीने बाद, और वो एजेंट जॉन को जेन को छोड़ने को कहता है ताकि जॉन उस एजेंट से किए अपने वादे को पूरा कर सके। जिसके बाद वो दोनों उस टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस से वापस उस टेम्पोरल एजेंसी में आते हैं और जॉन उस एजेंट की जगह ले लेता है ताकि वो एजेंट 1975 न्यूयॉर्क में रिटायर हो सके, जो कि फिजल बॉम्बर के अटैक वाले दिन से करीब था। वो एजेंट उसके बाद लॉन्ड्रेमोंट में जाता है जहाँ पर फिजल बॉम्बर होता है, और जब हम फिजल बॉम्बर का चेहरा देखते हैं तब हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उस एजेंट का फ्यूचर सेल्फ था, जो कि बार बार टाइम ट्रैवल करने की वजह से साइकोसिस से गुजर रहा था। फिजल बॉम्बर उस एजेंट को बताता है कि उसका ये अटैक लाखों लोगों की जान बचा सकता है, और वो उस एजेंट को ये भी बताता है कि ये लूप तभी पूरा होगा जब तुम, यानी कि वो एजेंट, अपनी जान लेगा। लेकिन वो एजेंट इनकार कर देता है और कहता है कि मैं कभी तुम्हारे जैसा नहीं बनूंगा, और उसके बाद वो फिजल बॉम्बर यानी कि अपने फ्यूचर सेल्फ को मार देता है। फिल्म के आखिर में ये रिवील होता है कि वो जॉन ही था जो 1975 न्यूयॉर्क में उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने गया था। उसके बाद उसका चेहरा जल गया था और उसके चेहरे को ठीक करने के दौरान उसका अपीयरेंस बदल गया था। मतलब जेन, जॉन, उनका बच्चा, वो एजेंट और फिजल बॉम्बर एक ही इंसान थे, और इस पैराडॉक्स को रॉबर्टसन ने खुद किया था ताकि उसे एक ऐसा एजेंट मिल सके जिसका टाइम के साथ कोई संबंध ना हो। वो टेम्पोरल एजेंट खुद ही अपने अस्तित्व और अपनी मौत का जिम्मेदार था। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो बस यार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ गई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें, और बहुत ज़्यादा पसंद आ गई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बस आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।